2014 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद होगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को पूरे देश में दौरे करने थे। समय कम था और रैलियां ज्यादा। ऐसे में सामने आया उनका 3D अवतार। देश में पहली बार 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए चुनावी रैलियां होने लगी। बहुत से लोगों को लगा कि यह किसी पीआर कंपनी का आइडिया होगा। तब देश में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि राजनीतिक समझ ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी मोदी वक्त से काफी आगे हैं। देश के बाकी नेता जब बैनर पोस्टर की राजनीति में उलझे थे, तब नरेंद्र मोदी किस पॉलिटिकल मशीनरी पर दांव लगा चुके थे। देखिए हमारी टेली सीरीज का यह एपिसोड तंत्र, रिलायंस ऑन रियल पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म था। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा चल निकला था। पूरे देश में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैलियों की डिमांड के बीच ही सामने आया भारत के इतिहास का सबसे हाईटेक चुनाव प्रचार, होलोग्राफिक टेक्निक वाली 3D रैलियां, जिसका ट्रायल नरेंद्र मोदी साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कर चुके थे। 18 नवंबर 2012 गुजरातना गौरवनी अंदर आज 2014 के चुनाव प्रचार में मोदी ने भारत के भविष्य के बारे में अपना विजन बताया। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर नॉलेज इज स्ट्रेंथ एंड एम्पावर्स द पीपल। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर access to information knows no barrier। 7 फरवरी 2014 पीएम मोदी ने जब डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू किया, तब विपक्ष के नेताओं को यह हवाई प्लान ही महसूस हुआ। वो शायद इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में पीएम मोदी की बारीक समझ और दूरदर्शी सोच का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। जबकि पीएम मोदी ने तकनीक के साथ राजनीतिक प्रयोगों का सिलसिला संघ के प्रचारक के रूप में ही शुरू कर दिया था। टेक्नोलॉजी का किस तरह से मैक्सिमम यूज कर सके, वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, एक या दो लोग, जो लोग ये पेजर का यूज करते थे। क्योंकि मेरे को भी सीएम ऑफिस के कारण एक पेजर मिला था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरह से यूज करते थे। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इस पे एक वाइब्रेटर मोड होता है। गुजरात में जब केशुभाई पटेल की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सरकार को किस तरह मैनेज करना है, वो भी उनके मन में ख्याल रहता था। सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ निगमों में भी राजकीय नियुक्ति जो होती थी, इसके बारे में भी जब पूरे प्रदेश में से कार्यकर्ताओं के बायोडेटा इकट्ठे किए गए थे, तो उसकी पूरी डेटा एंट्री करने का दायित्व मैं और एक दूसरे कार्यकर्ता पे था। अहमदाबाद में एक बंगला था, उसमें हम रहे थे। 7 दिन का सहवास नरेंद्र भाई के साथ रहा था। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। 1989 में, 1990 और 1991 में तीनों साल इलेक्शन थे। उसी दौरान मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। इनफैक्ट इलेक्शन में, तो इलेक्शन में कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड लेवल, जैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, उसको मार्गदर्शन करना, ये सब थोड़े परेशानी थी। हमने ये जो कम्युनिकेशन कैसे करना, उसके लिए हमने नरेंद्र भाई ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला था। जनरली क्या होता है इलेक्शन के माहौल में, जो बड़े प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं जनरली वो सुबह घर पे रहते हैं। इस बार एक बार 10-11 बजे हो जाते हैं, सब अपने क्षेत्र में, अपने काम के एरिया में, प्रवास में निकल जाते हैं। नरेंद्र भाई ने क्या किया,
हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे प्रमुख कार्यकर्ता, किससे किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी है वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे करीबन, सुबह 7 बजे फोन लेकर हम बैठ जाते थे। करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था। जिस वक्त देश में ईमेल का इस्तेमाल भी गिने चुने लोग करते थे, पीएम मोदी ने उस दौर में भांप लिया था कि आने वाला समय सोशल मीडिया का है। विपक्षी दल आज बीजेपी की जिस आईटी सेल के आक्रामक प्रचार से पनाह मांगते हैं, उसकी बुनियाद भी मोदी ने ही रखी। मैं सूरत महानगर का ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष था और 2012 में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात के समग्र जिला महानगर से अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। तो नरेंद्र भाई ने एकदम सीधी सादी भाषा में सोशल मीडिया का जो महत्व हमको समझाया। उन्होंने कहा कि आपको, जब आप जाहिर जीवन में काम करते हो, आप जाहिर क्षेत्र में काम करते हो, तो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपके विचार क्या है, करंट सिचुएशन भारत में क्या हो रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रही है, उसके बारे में आपका क्या मंतव्य है, या लोग સુધી पहुँचे, लोगों के तक पहुँचे, उसके लिए आप इतने तलपापड़ हो, आप इतने ख्वाहिश रखते हो, लेकिन आपकी दुर्भाग्य है कि आपके बात लोगों तक पहुँच नहीं सकती है। तो उसको लोगों तक पहुँचाने का एक ही रास्ता है और वो है सोशल मीडिया। चालू कारोबारी में से नरेंद्र भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा आईटी फेसबुक जिनका नहीं है, तो सब ने, पूरी कारोबारी ने हाथ ऊंचा किया कि हमारा नहीं है। नरेंद्र भाई ने बोला अभी कारोबारी 1 घंटे के बाद चालू होगी, नीचे सब मैंने व्यवस्था की हुई है, तुम सब नीचे जाओ और अपना आईटी एड्रेस मेल सब तैयार करके आओ, आगे का जमाना वही आएगा। पीएम मोदी की नई तकनीक पर हाथ आजमाने की हसरत आज भी कम नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब तकनीक नहीं थी तब उनके पास लीक से हटकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के तरीकों की कमी थी। गुजरात से लेकर पंजाब तक उन्होंने जितने भी राज्यों में पार्टी संगठन का काम किया, जनता से कनेक्ट होने का कोई ना कोई नया तरीका आजमाते रहे। तो जो इलेक्शन आए 89 में, 90 में, वहां नरेंद्र भाई के साथ, उनके मार्गदर्शन में, उनके ही विचार के अनुरूप हमने छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट किए। तब उन्होंने बहुत ही जो अच्छे स्लोगन्स जो है ना देना, वो नरेंद्र भाई की एक बड़ी खासियत है। तब उन्होंने एक जबरदस्त स्लोगन दिया था, एक गुजराती में, एक राखवा भारत ने, वोट आपो भाजप ने। बहुत ही कैची स्लोगन था। उसके साथ ही उन्होंने एक स्लोगन दिया था, बस हवे तो भाजप, मतलब अब भाजप को ही आप एक विकल्प के रूप में चुने। गुजरात की प्रजा कांग्रेस के शासन से त्रस्त हो चुकी थी। जो ये शिमला का क्षेत्र है, ये बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट था, तो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना, और ये बीजेपी पूरे देश में है, वो कैसे मैसेज जाएगा। लोग माल रोड पे आज स्टैच्यू को देखते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि घोड़े पे सवार हो जाओ। तो मोदी जी ने क्या किया कि स्कैंडल पॉइंट में जितने घोड़े थे, उन घुड़सवारों को हायर करके उनके हाथ में ऊंचे ऊंचे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दे दिए। लोगों को कैसे जोड़ना है और कैसे अपनी बात पहुंचानी है, इसकी झलक इस बार गुजरात में बीजेपी के प्रचार में भी दिखी। एक तरफ जहां एक रोबोट बीजेपी का झंडा और पोस्टर लिए घूम रहा था, तो दूसरी ओर गुजरात में चुनाव का ऐलान होने से 2 महीने पहले ही शहरों, कस्बों और गांवों में गरबा की धुन पर गूंजने लगा था बीजेपी का तराना।